आसमान का रंग नीला क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं और रेनबोज कैसे बनते हैं, हमारी आंखों में ऐसा क्या है कि हमें सब कुछ 4K HD में दिखाई देता है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको इस चैप्टर में। हेलो एंड वेलकम टू आवर क्लास, जहां हम आज पढ़ेंगे क्लास 10 का सबसे इंटरेस्टिंग सबसे प्यारा चैप्टर, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो देखो, अपनी फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर है, इसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर अपने दो पार्ट है, जिसके अंदर पहले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। हमारी जो आंख होती है, उस आंख को डिटेल में पढ़ेंगे आराम से कि उसके अंदर क्या क्या सामान होता है। अंदर एक एक चीज निकाल के देखेंगे कि उसके अंदर क्या है, किस वजह से हमको चीजें दिखाई देती है। बहुत प्यारा सा पार्ट है। और उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे कि हमारी आंखों के अंदर जो बीमारियां होती है, वो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कौन सी डिजीज होती है, उनका इलाज कैसे करवाते हैं। हमारे जो आंखों में चश्मा लगता है, जो लेंस लगते हैं, वो लेंस कैसे लगते हैं, कौन से लगते हैं, तो ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। और सेकंड पार्ट जो है अपने इस चैप्टर का, जिसका नाम है कलरफुल वर्ल्ड, उसके अंदर हम बात करेंगे इस रंग बिरंगी दुनिया के बारे में। ठीक है, उसके अंदर बड़े प्यारे प्यारे से कुछ फिनोमेना पढ़ेंगे अपन लाइट के। उसके बाद में फिर उनका हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत शानदार चैप्टर है, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन ह्यूमन आई के बारे में, आंख के बारे में। तो कोई रंग बिरंगी सी आंख है, आहा, कितनी सुंदर सुंदर सी आंख है। इस सुंदर सुंदर सी आंख के बारे के अंदर इस सुंदर सुंदर सा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। वो इतना सुंदर नहीं लग रहा होगा आपको, है ना। आंख बाहर से दिखने में जितनी सुंदर लगती है, जितनी प्यारी लगती है, वो कहते हैं ना हिरण की जैसी आंख। हिरण जैसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृग नयनी। मृग मतलब हिरणी जैसी आंखें। तो हिरणी जैसी आंखें अंदर से ऐसी होती है, अंदर से इतनी वैसी नहीं होती जैसे आप सोच रहे हो। तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन ह्यूमन आई की। तो ह्यूमन आई इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गन विद मल्टीपल कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू इनेबल विजन। ईच पार्ट हैज a specific function that contributes to our ability to see the world around us clearly। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा जो है आपके ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, आपकी आंख का जो स्ट्रक्चर वो कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के अपना अपना स्पेसिफिक काम करते हैं, जिस वजह से आपको ये सब कुछ इतने आसानी से, इतना प्यारा सा और इतना सुंदर सा दिखाई दे रहा है आपके सामने। तो इन सब के अंदर मेरे फोन में मैसेज आ रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, पता नहीं कहाँ बोल रहा है। कोई नहीं, वो तो चलो बचता रहेगा। हाँ, मैं कहा था, तो अपन इस आंख के अंदर बात कर रहे थे। तो इसके अंदर जो भी इन पार्ट्स के बारे में अपन एक एक करके बात करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर डायग्राम बना करके देखेंगे ना। डायग्राम बनाने से आपको समझ में आता है कि कौन सा पार्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। तो डायग्राम में साथ में बताता जाऊंगा आपको, उन पार्ट्स का नाम लेता जाऊंगा, और फिर बाद में आपको समझ में आता जाएगा कि इसका क्या काम है, कहाँ होता है ये। ठीक है, आई होप कि कुछ पार्ट कट नहीं रहा है। हमेशा मेरे वीडियो में कुछ पार्ट कट जाता है, आज नहीं कटता। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन कॉर्निया की। इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आई विच प्रिवेंट आई बॉल फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, एंड मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ आई बॉल। तो इससे क्या काम हो गया, पहला काम क्या हो गया, जो यूवी रेज आती है सन से डायरेक्टली, उससे अपनी आंखों को बचाता है ना। और सेकंड क्या है, आपकी आंख को शेप देता है, साइज देता है ना। तो सबसे बाहर का पार्ट होता है, सबसे बाहर जो होता है ना अपना कॉर्निया, सबसे बाहर होता है ये वाला जो पार्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉर्निया बोलते हैं। ये कॉर्निया, ठीक है। जैसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आंख की जो आई बॉल होती है उसको शेप देता है, और उसके अलावा यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलते हैं अपन सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कौन सा है, प्यूपिल। प्यूपिल इज द राउंड ब्लैक स्पॉट इन फ्रंट ऑफ योर आई। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अभी आप सब आपकी आंखों में देखो, तो आपको काला काला सा घेरा दिख रहा होगा ना, गोला गोला सा, वो गोला क्या है, वो प्यूपिल है ना। इसका काम क्या होता है, लाइट को अपनी आंखों में एंटर करता है। In case of dim light, pupil expands to allow more light to enter eyes. In case of strong light, pupil contract and allowing less light to enter। अब मेरी बात सुनो, जैसे ये रास्ता प्यूपिल है ना, ये रास्ता ना, गेट दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है, ये जहाँ से लाइट जो है आपके आंख के अंदर आती है ना। अब मेरी बात सुनो, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप कभी अंधेरे कमरे में हो ना, आप लाइट चला रखी है, लाइट बंद कर रखी है, आपने अंधेरे कमरे में बैठे हो, फोन चला रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, फिर अंधेरे कमरे से जैसे आप उजाले में जाओगे, जैसे ही आप रूम से बाहर निकलोगे तो एकदम से आपको कुछ दिखेगा नहीं, आपकी आंखों में ऐसा मतलब क्या कहते हो, चौंधिया जाती है आंखें, है ना, ऐसा होता है ना। या फिर कभी आपने नोटिस किया हो कि आप बाहर धूप से आ रहे हो, धूप से खेल के आ रहे हो आप, और जैसे ही फिर घर में एंटर हुए, जैसे आप रूम के अंदर एंटर करते हो, तब वो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए कुछ दिखेगा ही नहीं, वहां पे सब कुछ अंधेरा दिखेगा, फिर थोड़ी देर बाद आपको दिखना स्टार्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का जो रीजन है ना, वो अपना प्यूपिल है। क्या होता है प्यूपिल के अंदर, इसके अंदर जो गेट है ना, ये गेट का काम करता है कि लाइट को एंटर करता है। अब इससे पहले वाला चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि मतलब कि कोई भी चीज हम लोग दिखती है कब है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में फिर अपनी आंखों में आती है, हम दिखती है। अब वो लाइट अपनी आंखों में कितनी जा रही है, देखो कोई भी जो
इमेज बनती है ना, वो कितनी अच्छी इमेज बनेगी किस बात पे डिपेंड करता है, लाइट्स पे डिपेंड करता है। जो फोटोग्राफर्स वगैरह होते हैं, जो वीडियोग्राफर होते हैं, वो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि जब फोटो खींच रहे होते हैं तो कितनी ज्यादा लाइटिंग है ना, जितनी ज्यादा लाइटिंग होगी उतनी अच्छी फोटो आएगी। तो इसीलिए आपको बताओ कैमरे के ऊपर लाइट लगा रखते हैं, या फिर वो रिंग लाइट, या फिर मैंने जैसे मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितनी लाइट लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइट लगी हुई मेरे सामने, यहाँ पे 7 बड़ी बड़ी लाइट लगी हुई है। क्यों? ताकि वो वीडियो क्वालिटी अच्छी आ पाए। अगर लाइट कम होगी तो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि वो लाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी लाइट उस कैमरे में एंटर करेगी। और फिर सेकंड काम करता है कैमरे का शटर, जो कैमरे के अंदर गेट होता है ना, बोलता है, तो शटर के अंदर से कितनी लाइट अंदर एंटर कर पाती है। तो जितना बड़ा लेंस का मुंह होता है, जितना बड़ा लेंस का वो लेंस होता है, लेंस साइज होती है, उतनी उसमें लाइट एंटर करती है, तो उतनी अच्छी वो फोटो क्वालिटी आती है। अब वही काम अपनी आंख का ही प्यूपिल करता है। एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है, मैं साइलेंट कर देता हूँ, इसको डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ जी, आई एम रियली रियली सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था यार, पता नहीं किसी ने फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, पढ़ाने नहीं देते अभी। उनको भी क्या गलती है यार, मैं साइड करना भूल गया। चलो आगे चलते हैं अपन। तो कहाँ थे अपन? हाँ, प्यूपिल की तरफ। तो आपका ये प्यूपिल सेम काम होता है ना। अब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आप बाहर धूप में हो, तो मान लाइट बहुत ज्यादा है वैसे भी, तो अभी आपको इतनी ज्यादा लाइट चाहिए नहीं, तो अपना ये प्यूपिल क्या करेगा, अपनी साइज छोटी कर लेगा, ताकि जितनी लाइट चाहिए उतनी लाइट ही अंदर एंटर हो, बाकी ये लाइट ना एंटर हो। तो अभी कम कम लाइट हो रही, तो अभी का काम चल रहा है, पर जैसे ही आप रूम में आए, अब रूम में लाइट कम है ना, तो आपको ज्यादा लाइट चाहिए, लेकिन आपका जो ट्यूबवेल था वो छोटा छोटा हो रखा था, धूप के हिसाब से उस हिसाब से एडजस्ट हो रखा था। तो वो आप जैसे कमरे में आओगे तो उस टाइम पे वो ट्यूबवेल छोटा, तो लाइट आंखों में कम एंटर कर रही है, इसे दिख नहीं रहा। तो फिर अपने को रियलाइज होता है, अरे अपन तो अंधेरे में आ गए। तो फिर आंख का प्यूपिल क्या करता है, अपने साइज को बढ़ा करता है, गेट खोलता थोड़ा हुआ, यार अभी लाइट आने दे, लाइट आने दे। फिर लाइट अंदर आएगी, तो फिर आपको रूम के अंदर सब चीज दिखाई देगी। बात समझ में आ गई ना? सेम ऐसे कैसे ही मान लो अंधेरे में बैठे हो, तब आपको लाइट चाहिए होती है कम, है ना, कम लाइट से आपका काम चल रहा है, प्यूपिल साइज छोटी है। पर जैसे भी आप रूम के बाहर निकलोगे, धूप में जाओगे, तो एकदम से वो आपने क्या किया कि यहाँ पे गेट कम लाइट चाहिए थी, तो आपने क्या कर दिया, गेट को पूरा खोला, क्योंकि अंधेरा था ना, तो आपको लाइट चाहिए थी बहुत सारी, तभी दिखेगा ढंग से आपको, अपने गेट को पूरा खोल दिया। अब जैसे ही बाहर निकलोगे तो गेट से पूरा खुला हुआ, तो एकदम से बहुत सारी लाइट आंखों में आ जाएगी, तो फिर वो प्यूपिल साइज को वापस छोटा करेगा, तो धूप में आपको ढंग से दिखना स्टार्ट होगा। तो ये काम होता है किसका, आपके प्यूपिल का काम होता है, जो कि ये रहा, जहां से आपकी लाइट की एंट्री होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? दोनों पार्ट समझ में आ गया, कोर्निया समझ में आ गया, प्यूपिल समझ में आ गया। अगला पार्ट क्या? अगला पार्ट है आइरिस। आइरिस इज मेड अप ऑफ मसल्स दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। तो आपके प्यूपिल के पास में यहाँ पे है आइरिस, दिख रहा है क्या आपको? ये रहा, ये रहा, ये है ना, ये क्या है आपके, ये आइरिस है। ये कंट्रोल करता है किसको, प्यूपिल की साइज को, कि प्यूपिल की साइज को छोटा रखना है या बड़ा। आपकी देखो आंख है, इस आंख के अंदर में आपके एक बड़ा सा गोल गोल सा ब्राउन या ग्रे, जिसकी भी जैसी आंखें हो, ब्राउन आइज, ब्लैक आइज, ब्लू आइज, या फिर जैसी भी आपकी आंख है, उसका बड़ा सा घेरा दिख रहा होगा, उसके अंदर एक छोटा सा घेरा दिख रहा होगा। जो सबसे छोटा वाला है वो तो प्यूपिल है, उसके बाहर जो राउंड है ना, वो कौन सा है, वो आपका आइरिस है, जो कंट्रोल कर रहा है उसकी साइज को, कि गेट छोड़ना है या बड़ा करना है, गेट कम खोलना है या ज्यादा खोलना है। बात समझ में आ गई? ये हो गया आइरिस का काम। उसके बाद अगला पार्ट कौन सा है अपने? अगला पार्ट है आपके लेंस। लेंस का वाला इंपॉर्टेंट काम है, लेंस उसका आगे होता है। ठीक है, फोटो में दिखाऊं आपको, फोटो में दिखा देता हूँ एक बार। फिर मैं एकदम एक बार है ना, वापस लास्ट में जो पूरे सारे स्ट्रक्चर बनने के बाद में अपन डायग्राम बनाएंगे अपन एक बार, है ना, तो फिर आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो लेंस कहाँ है भाई, लेंस आपका ये रहा भाई, लेंस ये दिख रहा है आपको, फिश लाइन लेंस बोलते हैं इसको। इस लेंस को इन दो मसल्स ने पकड़ रखा है। इन मसल्स का काम क्या होता है बताऊंगा आपको, सिलेरी मसल बोलते हैं इनको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेंस का काम, लेंस lies just behind the pupil. Lens become thin to increase its focal length. This enables us to see distant objects. तो लेंस का काम क्या होता है, पावर अकोमोडेशन का, फोकस करने का काम होता है इसका, है ना। तो फिर बात सुनो, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, जो भी लोग ये जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। अपना हाथ है ना, उस हाथ को इसे सामने रखो, फिर एक बार के लिए फोकस जो है ना, उसको आप मतलब मेरे को जहां भी देख रहे हो, मुझे देख रहे हो आप, फोन में या फिर टेबलेट में या लैपटॉप में, तो एक बार फोकस मेरे ऊपर करो, तो आपको मैं साफ दिख रहा हूँ, और आपकी जो उंगलियां है ना, ये ब्लर दिख रही होगी, है ना, आपको ये उंगलियां सही दिख रही होगी। अब एक काम करो, फोकस जो है ना, वो फोकस को आप शिफ्ट करो, सोचो, और उंगलियों को देखो केवल बस। अब मैं आपको ब्लर दिख रहा हूँ और उंगलियां आपको साफ दिख रही होगी, है ना। तो ये फोकस एडजस्ट किया है अपन ने। तो जो कैमरा होते हैं, जो डीएसएलआर होते हैं, जिससे फोटो वीडियो खींचते हैं, उससे अपन क्या करते हैं, मैन्युअली से फोकस एडजस्ट करते हैं ना। आपके फोन के अंदर भी होता है, उसमें ऑटोमेटिक फोकस भी होता है, मैनुअल का भी ऑप्शन होता है, जहाँ क्लिक करते हो वहां फोकस हो जाता है, ऐसा भी होता है।
वो सेम काम आपके आंख में कौन करता है? वो लेंस करता है। ठीक है, लेंस का काम क्या हो गया? वो फोकस एडजस्ट करने का काम होता है। दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट, लेंस बिकम थिक सो डिक्रीज इट्स फोकल लेंथ। तो अगर आपको पास का देखना है तो वो साइज बढ़ा देगा, दूर का देखना है तो साइज को छोटी कर लेगा, थिकनेस उसकी कम कर लेगा ताकि फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज पावर अकोमोडेशन। इस प्रोसेस को बोल दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। पावर अकोमोडेशन क्या होता है? पावर अकोमोडेशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये क्या होता है? आपके दूर की चीज और पास की चीज को देखने के लिए लेंस की साइज जो है वो कम ज्यादा हो जाती है, कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, तो याद रखना है इसको। कौन करता है? लेंस करता है। इसको करवाता कौन है वो अपन बात करेंगे आगे, है ना। दिस मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इज, एक याद रखना है ना। मिनिमम डिस्टेंस जो है आपके क्लियर विजन का, जहां तक पावर कमेंट करता है आपका लेंस, वो 25 सेंटीमीटर। इससे कम का आपको ब्लर दिखता है ना। आप 25 सेंटीमीटर के पास जैसे आप कुछ लेके आओगे पढ़ने वाली बुक वगैरह, तो उसको आपको जल्दी दिखेगा नहीं, वो आपको। इसलिए आपको 25 सेंटीमीटर से दूर रख के ही पढ़ना चाहिए कोई भी चीज। और जो मैक्सिमम जो आपकी आंखों की कैपेसिटी है ना, वो इनफाइनाइट होती है। वो ऐसा नहीं 100 सेंटीमीटर इनफाइनाइट। अब आप बोलोगे सर दूर का तो दिखता नहीं। दिखता है, देखो। जैसे मैंने बोला आपको 25 सेंटीमीटर से पास का जो आपको ब्लर दिख रहा है, पर आप सन देख रहे हो या मून देख रहे हो, स्टार्स देख रहे हो, क्या आपको ब्लर दिखते हैं? क्या नहीं दिखते हैं? वो कितना दूर है, फिर भी आपको ब्लर नहीं दिख रहे, वो साफ दिख रहे हैं आपको। वो बहुत दूर है इसलिए छोटे दिख रहे हैं, बट दिखते साफ है ना। अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर आपकी आंखें बिल्कुल फिट है तो आपको बराबर दिखेंगे, एकदम साफ दिखेंगे, ब्लर नहीं दिखेंगे। इसका मतलब आपकी आंखों की जो रेंज है ना, वो 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट तक आपकी आंखें देख सकती है ना। अपन मून को देखते ही हैं, ब्लर दिखता है क्या? नहीं दिखता, बिल्कुल साफ दिखता है एकदम अपने को। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसी होती है अपनी आंखें। तो ये जो दिख रहा है ये ब्लू आइज, ये क्या है? ये आइरिस है। क्या है ये? आइरिस। और ये क्या है? ये प्यूपिल है। ठीक है, और ये बाहर का ये क्या है? ये रेटिना है। ये क्या है? रेटिना। बाकी सब सामान इसके पीछे है। बात समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ। लिख दो, मतलब हाँ बोलो, मत बोलोगे कैसे? चलो ये तो हो गया। अच्छा, रेटिना है ना। मैंने गलत बोल दिया क्या? मैंने कॉर्निया बोलना था मुझे, वो कॉर्निया है ये कॉर्निया है ना। कॉर्निया, सॉरी, ये कॉर्निया है, ये प्यूपिल है, ये आइरिस है, रेटिना तो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेटिना। अरे ये मेरा स्मार्ट बोर्ड गड़बड़ कर रहा है। चलिए, रेटिना। रेटिना वर्क्स लाइक ए स्क्रीन और कैमरा फिल्म। रेटिना इज फुल ऑफ लाइट एंड कलर सेंसिटिव। देखो क्या होता है, ये आपकी आंख है वो देखिए ना, इसके पीछे की तरफ ये है ना, ये पूरा रेटिना है। क्या ये? रेटिना। ये एक स्क्रीन के जैसे काम करता है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा है कि इमेज जो होती है अपन उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं ना, जो रियल इमेज होती है उसको, है ना। कि लाइट कहीं जाके प्रोजेक्ट होगी, वो स्क्रीन पे आएगी तो इमेज बनेगी। अब अपनी आंख के अंदर जो इमेज बनती है, वो इमेज कहाँ बनती है? वो इमेज बनती है आपके इस रेटिना की। रेटिना की स्क्रीन है ना। इस स्क्रीन के ऊपर दो टाइप के सेल्स होते हैं। सेल्स पढ़ रखे हैं ना, बॉडी सेल्स, जो आपके 9th क्लास में पढ़े थे बायो के अंदर। तो दो तरह के सेल होते हैं, एक तो होते हैं रोड सेल, एक होते हैं कौन सेल। ठीक है, अभी रोड सेल और कौन सेल क्या होते हैं? ये होते हैं कलर सेंसिटिव सेल। क्या होते हैं? कलर सेंसिटिव सेल। इससे अब पता चलता है कि कौन सा कलर वहां से आ रहा है, तो फिर आपके दिमाग में वो कलर वाली इमेज बनती है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो इसके अंदर क्या क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, upon receiving image sends electrical signal to the brain which process this information to make a mental image of what we see। फिर ये यहाँ से जो ये आपके इंफॉर्मेशन जो है इमेज की, वो कहाँ जाती है? आपके ब्रेन के अंदर जाती है। और उसके बाद में फिर आपको पता चलता है कि आप जो देख रहे हो वो क्या चीज है। द फोटो रिसेप्टर सेल्स इन द आईज आर ऑफ टू टाइप। दो टाइप के हो गए, रोड सेल और कॉन सेल। द रोड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। कम लाइट हो तो उसको लिए कौन सेंसिटिव होता है? रोड सेल। और अगर ब्राइट लाइट हो तो उसके लिए कौन होता है? कौन सेल। अगर ये सेल ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, तो कलर नहीं पहचानता है, तो हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। आपने सुना होगा ना, कुछ लोग होते हैं जिनको केवल किसी को मतलब कि ब्राउन कलर नहीं दिखता, किसी को ऐसा होता है रेड कलर नहीं दिखता, ये सब दिखता है उसको। तो रेड कलर जहां भी होगा तो दिखेगा ही नहीं उसको। तो ऐसा क्यों होता है? उसकी उस इसके अंदर क्या कहते हैं, रेटिना के अंदर उस सेल जो है, पर्टिकुलर सेल जो कलर सेंस करने वाला है, ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए उसको दिखता नहीं है। तो इस टाइप के ये कलर सेल्स होते हैं, जो कि कलर सेंसिटिव सेल या फोटो सेंसिटिव सेल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये रेटिना जो है क्या हो गई? ये आपकी स्क्रीन हो गई। क्या हो गई भाई? बोलो स्क्रीन। मतलब लिख दो स्क्रीन, एक ही बात है, समझ गए होंगे। फिर आपके एक्वस एंड विट्रस। दो टाइप के ह्यूमर होते हैं। ह्यूमर मतलब हंसने वाला ह्यूमर नहीं होता। अरे गजब करते हो यार। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर क्या होते हैं? ये एक लिक्विड होता है, थिक लिक्विड, जो कि आंख के अंदर होता है ना। एक तो आपके इस लेंस से लेकर के इस आपके
कॉर्निया तक इसके बीच में एक होता है, इसको बोलते हैं अपन एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर, ये लिखा हुआ है एक्वस ह्यूमर। एक होता है विट्रस ह्यूमर, जो कि आपके इस लेंस से लेकर के इस रेटिना के बीच में यहाँ भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं अपन? विट्रस ह्यूमर। बात समझ में आ गई क्या? क्या आ गई? कुछ नहीं है, मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगी, समझ में आ जाएगी। समझाऊं, देखो। लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस एंड लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना रेस्पेक्टिवली टू प्रोवाइड मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन। काम क्या होता है इसका? एक तो आपकी आंख को मॉइस्चर प्रोवाइड करवाना और एक न्यूट्रिशन। देखो आंख बड़ी सेंसिटिव है ना, आंख बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसके वहां उसकी आंख पे आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कि आप नर्व्स वगैरह से उसको न्यूट्रिशन पहुंचाना बड़ा रिस्की काम होता है, तो भगवान ने सोच समझ के बना रखा है अपने को। अपन क्या कर दिया यहाँ पे, न्यूट्रिशन और मॉइस्चर जो है प्रोवाइड करवाने के लिए डायरेक्टली एक लिक्विड बना दिया कि वो लिक्विड से आपको मॉइस्चर मिल जाएगा, उसी से आपको क्या मिल जाएंगे? न्यूट्रिशन की आपको मिल जाएंगे। किससे मिलते हैं? विट्रस ट्यूमर और एक्वस ट्यूमर से। विट्रस ट्यूमर क्या होता है? सेल और आपके कॉर्निया के बीच में, और विट्रस ट्यूमर का होता है सेल लेंस और रेटिना के बीच में। मैं बना के दिखा दूंगा अभी फोटो, आपको समझ में आ गया? चलिए फिर बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब देखो अभी अपन बात की थी कि ये सब जगह पे इनमें कहीं पे नर्व एंडिंग होती है ना, जैसे इस फोटो में दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे जहाँ रेटिना है ना, इस रेटिना के यहाँ पे ये क्या है, नर्व एंडिंग है ना। जहाँ पे क्या कहते हैं, ये कोई भी रोड सेल और कौन सेल नहीं है, इसके अंदर भी यहाँ पर है ना, कि यहाँ पर कोई भी रोड सेल और कौन सेल नहीं है, तो इस जगह को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो जब यहाँ पर कोई इमेज बनती है ना, तो अपने दिखाई नहीं देगी, क्योंकि रोड सेल कौन सेल यहाँ यहाँ तक थे, यहाँ यहाँ तक थे, यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसी से क्या बोलते हैं अपन? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ये ऑप्टिकल नर्व है, जिससे आपकी क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है कहाँ तक पहुंचती है, कहाँ तक पहुंचती है भाई, कहाँ तक पहुंचती है? ब्रेन तक पहुंचती है यार, बताइए नहीं रहे हो, आंसर नहीं दे रहे हो यार, हद है। अकेला बोले जा रहा हूँ मैं कब से। चलिए सिलरी मसल, सिलरी मसल क्या होती है? मैंने बताया था ना आपको कि आंखों जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, जो लेंस को छोटा करना बड़ा करना का काम है, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा आपको, तो वो खुद नहीं करता। लेंस खुद की साइज को एडजस्ट कैसे करेगा वो? तो उसको काम करता है सिलरी मसल। दीज आर एक्टिव मसल प्रेजेंट अराउंड द आई लेंस व्हिच कंट्रोल द पावर ऑफ आई लेंस एंड हेंस कंट्रोल पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कौन करता है भाई? सिलरी मसल। सिलरी मसल क्या होते हैं? दो मसल होते हैं जो लेंस को होल्ड करके रखते हैं, अगर रखा लेंस को पकड़ रखा उसको। बात समझ में आ गई क्या? आ गई क्या? अब अपन बनाएंगे एक, समझ आया? आंखें समझ आ गई आपको? तो चीजें, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस और लेंस और सिलरी मसल और विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, और कौन सा बच गया? रेटिना, रोड सेल, कॉन सेल, और बस। एक बार एक बढ़िया सा डायग्राम बना के देखते हैं, मतलब बढ़िया तो जैसे मुझसे मुझसे ऐसा बनेगा वैसा बना लूंगा मैं, बढ़िया बढ़िया तो यही है, बट लिसन, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ अ, अच्छा रह गया, शानदार वाला डायग्राम। तो देखो सबसे पहले तो ये हो गया आपके, क्या हो गया? इसको बोलते हैं अपन कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया का काम क्या हो गया? कॉर्निया का काम तो हो गया आपके इस आई बॉल को शेप देना। क्या हो गया? आई बॉल को शेप देना। और क्या करता है? यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, यूवी रे से क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद में जो आपकी आंख होती है, ऐसी कुछ होती है क्या? वाह, तो एक बार बन गया, मुझे लगा नहीं था एक बार बन जाएगा मुझसे, बट चलो स्टिल। उसके बाद में फिर क्या होता है? फिर आपके होता है एक, यहां पर होता है आपके प्यूपिल। क्या होता है? प्यूपिल। इस प्यूपिल का काम क्या होता है? इस प्यूपिल का काम होता है, इस प्यूपिल का काम होता है आपके लाइट को एंटर करना। लाइट को एंटर कराता है कौन? अपनी अपनी आंख के अंदर प्यूपिल कराता है। कम लाइट या ज्यादा लाइट, ठीक है? बात समझ में आ गई? गेट कम, गेट खोलना, गेट बंद करवाना। अब इस गेट जो बंद करना है खुलवाना है, इस गेट को बंद करवाने खुलवाने का काम करता कौन है? इसको करता है आपके आइरिस करता है। कौन करता है? बात समझ में आ गई क्या? तो किसे काम हो गया? आपके प्यूपिल समझ में आ गया, और क्या समझ में आ गया आपको? आइरिस समझ में आ गया, और समझ में आ गया आपको कॉर्निया। प्यूपिल का काम क्या हो गया? लाइट को कम ज्यादा एंटर करवाने, इसका काम हो गया। और आइरिस का काम क्या हो गया आपके? इसका ये गेट को ओपन करना, ये आपके चौकीदार है जो ये काम करता है, ठीक है? उसके बाद में बात करेंगे अपन, अगला आपके हो गया लेंस। क्या हो गया भाई आपके? ये होता है आपके लेंस, ठीक है? इस लेंस को दो चीजें पकड़ के रखती है। उन दो चीजों का नाम किसी को पता है क्या? बोलो भाई, पता है क्या? उन दो चीजों का नाम क्या है? उन दो चीजों का नाम क्या है?
उन दो चीजों का नाम है सिलेरी मसल। क्या है? सिलेरी। अब ये सिलेरी मसल क्या करती है? ये सिलेरी मसल जो है ना, ये सिलेरी मसल आपकी इस लेंस को पावर ऑफ अकोमोडेशन में हेल्प करती है। मतलब कि आंखों में फोकस जो है ना, वो कहाँ बनाना है, आपको कौन सी चीज देखनी है, दूर की चीज देखनी है या पास की चीज देखनी है, तो वो पावर ऑफ अकोमोडेशन कौन करवाता है आपके? वो सिलेरी मसल करवाती है। बात समझ आ गई क्या? उसके बाद में आपके ये यहाँ पीछे जो है ना, ये हो गया आपका रेटिना। क्या हो गया ये हो गया आपके रेटिना। इस रेटिना के ऊपर दो टाइप के सेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? बोलो फटाफट, फटाफट से नाम लिख दो। बिना देखे देख, रोड सेल और कोन सेल। क्या होते हैं ये? फोटो सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं ये? फोटो। फोटो मतलब फोटो खींचने वाली फोटो नहीं बेवकूफों। फोटो मतलब, फोटो मतलब लाइट, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। ठीक है, डिम लाइट और हार्श लाइट, या जो क्या बोलते हैं, हार्श लाइट बोलते हैं, डिम लाइट का ऑपोजिट जो भी है। समझ आ गई? उसके बाद में फिर ये आपके बच गया लास्ट में, इसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकल। अब तेरी इधर भैया, इसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकल नर्व। ठीक है भाई। और यहाँ पे है ना, जो लाइट होती है वो ढंग से दिखती नहीं है कहीं बार, बहुत बार। तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ इमेज बनती नहीं है। इसलिए ये हो गए आपके ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेल नहीं है इसलिए। पूरा में क्या, दो चीजें बच रही है, आई होप आपको याद होगी कौन सी चीजें बच रही है। तो एक चीज तो बच रही है आपके, जो कि आपके इस लेंस और इसके बीच में होती है, उसका नाम क्या है आपके? एक्वस ह्यूमर। क्या है? स्पेलिंग क्या होती है एक्वस की? एक्वस ह्यूमर। और एक और होती है जो कि इसके बीच में होती है यहाँ पे, इसका नाम क्या है? विट्रस ह्यूमर। लाओ, इस डायग्राम को अच्छे से देखो आप। बुक वाला डायग्राम तो सही था, लेकिन मैंने भी थोड़ा ठीक ठाक बनाने की कोशिश करी है। आई डोंट नो अच्छा बना या बुरा बना, बट अब सारी चीज समझ में आ गई होगी। कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, लेंस, सिलेरी मसल, रेटिना, रेटिना के ऊपर दोनों रोड सेल, कौन सेल, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिकल नर्व, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। काम खत्म। सबका काम आपको आना चाहिए कि कौन का किसका काम क्या है। बात समझ में आ गई क्या? आंख खत्म है क्या? आंख खत्म नहीं है भाई। आंख भी तो अपन आंख पड़ी है। अब बात करेंगे अपन आंख के अंदर होने वाले कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है, जिसके बारे में बात करेंगे। उनको फिर इलाज भी करेंगे। इलाज डॉक्टर बना देंगे पूरा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद डॉक्टर बन जाओगे आगे तो आप। आंख खोल खोल के ऑपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहली जो है अपने कैटरेक्ट। क्या है? कैटरेक्ट। in old age the cornea become cloudy, thus reduce the this reduce the vision of old age, cataract can be cured by it। तो जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या होता है कि आपका जो कॉर्निया है ना, जो कि सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, तो वो क्या होता है? ब्लरी हो जाता है। उससे विजन जो आपका थोड़ा खराब हो जाता है। थोड़ा में होता है ये। तो फिर उस जो बीमारी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैटेरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बोलो कैटेरेक्ट। क्या होते हैं? कैटेरेक्ट। ब्लर हो जाता है, दिखता नहीं है। आंख के अंदर क्या हो जाता है, ये जो बाहर वाला जो एरिया है ना, ये क्या हो जाता है? ब्लर हो जाता है, धुंधला धुंधला दिखता है। ठीक है, पास का दूर का सब धुंधला दिखता है उनको। इस बीमारी को सही किया जा सकता है आई सर्जरी से। कोरिया ट्रांसप्लांट होता है, कोरिया ट्रांसप्लांट करवा के करा जा सकता है। ठीक है। Sometimes artificial lens is also transplanted during cataract surgery. This is called intraocular lens transplantation। और इसके अंदर कभी लेंस अगर चेंज करना पड़ता है तो लेंस भी चेंज किया जा सकता है। बड़ी भाई मेडिकल साइंस तो क्या क्या पहुंच चुकी है। आंख आंख में तो लगाना क्या है, आप बात कर रहे हो क्या? या इसका दिल उठा करके उसके दिल के अंदर भी रख सकते हो। अब ये मत बोल देना कि सर किसी और का दिल चाहिए, उसका दिल मेरे अंदर डाल दो। ऐसा नहीं होता भाई, है ना। सर्जरी अपनी जगह है, लेकिन तुम अपनी अपनी जो फैंटेसीज है वो अपने पास में ही रखो अभी हाल फिलहाल तो। अगर मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ होगा तो फिर बताऊंगा आपको मैं कि किसी का दिल कैसे लेके आना है अपने। ठीक है भाई। चलिए, सेकंड जो बीमारी उसका नाम है मायोपिया। क्या है? मायोपिया। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एक टाइप की लगती है, नाम से बड़ी मस्त लग रही है। और दोनों इसलिए एक डाल दी मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए, इनको कंपेयर समझ लोगे। तो मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। इसको क्या बोलते हैं अपन? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब क्या होता है? अ पर्सन मायोपिया कैन सी नियर बाय। तो नियर साइटेडनेस का मतलब ये है कि पास का दिखता है। ठीक है, उल्टा समझ लेना। पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। मायोपिया में क्या होता है? पास का दिखता है,
दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फार साइट, इसको बोलते हैं अपन फार साइट में। इसके अंदर क्या होता है, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। A person with hypermetropia can see distant object clearly but cannot see nearby object distinctly. The near point for the person is further away from the normal near point. इसका जो नियर पॉइंट होता है अपने नॉर्मल आदमी में बताया 25 सेंटीमीटर। आपको बोल देगा कि भाई सर मेरे को तो है ना 5 सेंटीमीटर से काफी दिख रहा मुझे, तो इसका मतलब तेरे को क्या है भाई, हाइपरमेट्रोपिया है, इलाज करो इसका। ठीक है, इलाज मतलब किसका, वो लेंस लगाना पड़ता है, कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा बात करेंगे यहाँ पर। द लाइट रेज फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट आर फोकस एट ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। इसके अंदर क्या होता है, तो मैं बताऊँ दोनों के अंदर क्या होता है, इन दोनों बीमारियों के अंदर। इसका डायग्राम दिख रहा होगा, बट डायग्राम में शायद लाइन ढंग से दिख रही है ना, मैं बना के दिखा देता हूँ। मैं उस लाइन को बना देता हूँ भाई, इस पर क्या बनाऊँ मैं। तो देखो आपके जैसे ये आंख है ना, अब लाइट जो है ये आपके आंख के अंदर लेंस लगा हुआ है, लाइट ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, कन्वर्जिंग लेंस है। लाइट कन्वर्ज होनी चाहिए कहाँ, रेटिना के ऊपर। कहाँ होनी चाहिए थी, रेटिना के ऊपर, ताकि आपकी वो दिमाग के अंदर पहुंचे। बट ये लाइट जो है पहले ही एक जगह यहाँ मिल गई है, ये लाइट यहीं मिल गई, तो इमेज जो है आपकी कहाँ बन गई, इमेज आपकी पहले ही बन गई, रेटिना से पहले ही बन गई, तो इसलिए आपको ढंग से दिखेगा नहीं। इस टाइप की बीमारी को अपने क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। बात समझ में आ गई है। अब इसका इलाज कैसे करेंगे, तो आपने पहले वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। अगर मुझे यहाँ पर लाइट पहले मतलब लाइट रेज ये पहले मिल रही थी, मुझे इसको दूर करना है, डाइवर्ज करना, क्या करना है, फैलाना, ताकि आगे जाके मिले, यहाँ नहीं मिले क्या करेंगे, आगे जाके मिले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, आपके कॉनकेव लेंस होता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में लगा देंगे एक कॉनकेव लेंस। क्या लगा दिया अपन बीच में, एक कॉनकेव लेंस, जिससे क्या होगा, लाइट जो है थोड़ी आगे जाकर के मिलेगी, आगे जाकर मिल जाएगी, रेटिना मिल जाएगी, और आपको साफ साफ दिखने लग जाएगा। क्या बोलो, हाँ मतलब लिख दो हाँ, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपन हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है कि इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पर, और आगे चली गई। इमेज जो है वो लाइन कहाँ चलेगी, और आगे चली गई, तो इमेज यहाँ बनने लगे। बनने कहाँ चाहिए थी, रेटिना के ऊपर, और आगे चली गई। अब आपको क्या करना, उसको पास लेके आना है, तो उसको कन्वर्ज करना है ना, पास लेके, बताइए पास पास मिल जाए, तो दूर क्यों जाके मिल रही है। तो कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, तो आपको पता ही है इसमें कौन सा लगाना पड़ता है, अपने कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा इसके अंदर, तो लाइट जो है यहाँ जो आने वाली थी वो यहीं पे मिल जाएगी। रेटिना पे मिल गई तो रेटिना के ऊपर ही इमेज बन जाएगी, तो रोड सेल और कोन सेल पहचान लेंगे, भैया ये फोटो आ रही है, और दिमाग में जाके बता देंगे भाई साहब ये दिख रहा है सामने अपने को, सेट दिख रहा है तो भाग जाओ, और कुछ और दिख रहा है तो पास से ले जाओ, मिठाई दिख रही है तो खा लो, है ना, समझ आ गई बात। तो ये दो तरह की बीमारी आ गई, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। चलिए आगे, अगली नंबर की बीमारी है प्रेस बायोपिया। क्या होता है प्रेस बायोपिया, the power of accommodation of the eye usually decrease with aging। क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपकी जो ये सिलेरी मसल है ना, हाँ सिलेरी मसल थी, वही तो काम कर रही थी लेंस को छोटा बड़ा करने का। तो वो जो है उसकी क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाती है, वो धीरे थक जाती है वो मसल टाइम के साथ में, तो फिर वो क्या कहती है, पावर हम लोग ढंग से नहीं कर पाती। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली recedes away, they find it difficult to see nearby object comfortably and distinctly without corrective eyeglasses। इस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। तो उसके अंदर क्या होता है, उनको ना ढंग से पास में दिखता है ना दूर दिखता है, जो पावर अकोमोडेट नहीं कर पा रही है ना, वो समझ नहीं पा रही है पास वगैरह दूर का देखना है। ठीक है, जैसे कि अपने दादाजी परेशान हो रहे हैं, उनको फोन के अंदर मैसेज आ रखा है, पर इनको पता नहीं चल रहा है, इनको उनके बच्चे ने पैसे भेजे होंगे कि पापा आपके मैं अकाउंट पैसे डाल रहा हूँ ले लेना, पर उनको पता नहीं चल रहा है कि पैसे आए के गए हैं। तो ऐसा पता नहीं चलता है, तो इसलिए फिर क्या लगाते हैं अपन, उसका इलाज के लिए अपन लगाते हैं बाईफोकल लेंस। क्या लगाते हैं अपन, बाईफोकल लेंस। ठीक है, ये रहा बाईफोकल लेंस। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके अंदर बाईफोकल लेंस लगाते हैं। बाईफोकल लेंस में क्या होता है कि एक साथ कॉनकेव भी लगाते हैं, कॉन्वेक्स भी लगाते हैं। आपने देखा होगा ना, आपके किसी घर में कोई बड़े बुजुर्गों के पास जिसके पास चश्मा हो, तो चश्मा होता है ना, और इसमें कांच है ऐसा, चश्मे के कांच के अंदर या तो ऐसी लाइन होती है, या फिर ऐसी यहाँ तरफ एक लाइन होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, अब ये लेंस अलग है और ये लेंस अलग है, ये लेंस अलग है और ये लेंस अलग है, इसको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस। इसमें क्या होता है कि अब आपको दूर को देखना है तो ये ऊपरा लेंस यूज कर लो, पास देखना है तो निचला लेंस यूज कर लो। तो इस तरीके से आप जो है दोनों का अपन यूज कर सकते हैं। तो बाईफोकल का लेंस का अपन यूज करते हैं, तो समटाइम ए पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ बायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, people often require bifocal lens. The upper portion consists of a concave lens. It facilitates distant vision. The lower part is convex lens. It facilitates near vision. तो near vision और आपके जो far vision है, दोनों को ये वो आप आपको आसानी से देख सकते हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं है ना। चलो आगे चलें। चलिए, ये समझ आई क्या था आपको।
अब अपन चल रहे हैं अपने इस चैप्टर का, एक बार खत्म हो गया कितना इजी वे में खत्म हो गया मुझे पता नहीं, मुझे अब देखा नहीं मैंने अभी तक, लैपटॉप दूर है, दिख नहीं रहा कितना एक मिनट की क्लास हुई है, बट चैप्टर का आधा पार्ट अपना खत्म हो गया। आंख पढ़ ली, आंख की बीमारियां पढ़ ली, लगभग लगभग इसमें से क्वेश्चन आएंगे जो अपने हो जाएंगे। अब जो पार्ट आएगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो तो मतलब कि बड़ा प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे, है ना, और बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, तो अपन इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो इसको समझना आप, है ना, कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो प्रिज्म के अंदर कैसा होता है, ठीक है। और आपको वो क्या कहते हैं उसको, रिफ्लेक्शन से पहले चैप्टर में पढ़ रखा है आपने, तो उसका मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में फिर अपन रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट टू बी डिफाइंड एज प्रिज्म मस्ट हैव एटलीस्ट टू फेसेस विद एन एंगल बिटवीन देम। तो पहले प्रिज्म होता क्या है सर, ये बताओ प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से रिफ्लेक्शन बता रहे हो आप, तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के अंदर दो दो होता है ट्राइंगल, क्या होता है, ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, और उनके बाद में तीन होते हैं आपके रेक्टेंगल, कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक इसका एक रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, जैसे करके उनको आपस में जो है ये साइड इनकी जोड़ देते हैं ऐसी, तो फिर क्या बन जाता है आपके, वो एक प्रिज्म बन जाता है, ठीक है। ये गलत बना दिया साले, ये सॉरी गलती से फुटबॉल बना था, ये पिरामिड बन गया, बट प्रिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता, प्रिज्म के अंदर क्या होता है, ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल होते हैं, दो ट्रायंगल होते हैं, और उनके अंदर जो है यहाँ से लाइट जो है निकलती है। अभी मेरा उस लेब में पड़ा है, सामान में लेके ही नहीं आया, बाकी फिर दिखा देता आपको मैं, कोई बात नहीं, फिर दिखा दूंगा फिर कभी आपको, ठीक है। तो समझ आ गया ना आपको प्रिज्म, जैसे हम देखो आप लेब में देख रखा होगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिज्म, इट हैज ट्रायंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, ठीक है, ट्रायंगुलर होती है अपना कॉमन, ये इसको पिरामिड बोलते हैं, ये प्रिज्म नहीं है ना, प्रिज्म के अंदर ऐसा एक कोना नहीं होता, या तो फिर दोनों तरफ स्क्वायर होंगे, या इधर भी एक स्क्वायर, नीचे ऊपर भी एक स्क्वायर, और फिर यहाँ पे इसके जो फेस होंगे, नीचे हेक्सागोन हो सकता है, ऊपर एक हेक्सागोन हो सकता है, नीचे एक पेंटागन हो सकता है, ऊपर एक पेंटागन हो सकता है। तो अपन प्रिज्म जो अपन बात करते हैं उसी बात में ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब अपन बात करने ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्रिज्म से रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्रैक्शन हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है रिफ्रैक्शन के अंदर, कि एक रेयर मीडियम है, इस रेयर मीडियम से कोई लाइट आनी चाहिए थी, ये उसका नॉर्मल है, वो जानी तो चाहिए थी इधर, और वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो, और अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, मतलब हाँ डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो जानी चाहिए थी इधर, वो और उल्टा दूर चली जाएगी। इसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, पढ़ा आपने, है ना। ये इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, वो पता है, मैं ये नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ प्रिज्म में कैसा होता है मामला। तो प्रिज्म के अंदर कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रिज्म के अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन है वो कैसे होता है उसके बारे में अपन अब बात करते हैं। बीच में लाइट चली गई थी तो मुझे वापस से शूट करना पड़ रहा है, सुबह आधी रिकॉर्डिंग की थी, आधी रिकॉर्डिंग अब मैं कर रहा हूँ, है ना। तो बात करते हैं, ये प्रिज्म है, प्रिज्म का 2D मैप है। सबसे पहले जस्ट इमेजिन की कोई लाइट है, जो कि लाइट यहां से यहां आई, ठीक है, लाइट की प्रिज्म की तरफ जा रही है। अब ये जानी किधर चाहिए थी, ये जानी चाहिए थी सीधी सामने, बट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये अपने पास से डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब अपना रास्ता चेंज कर लेगी। रास्ता किधर था, किधर जाएगी, तो अपने पता है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होती है, नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो नॉर्मल कहाँ है इसका, तो नॉर्मल बना देता हूँ पहले मैं आपको, तो वो समझ में आएगा कि नॉर्मल कहाँ है। तो देखो ये लाइन है इसकी बाहर, है ना, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा ये वाला, ये नॉर्मल होगा, ठीक है। अब लाइट जानी चाहिए थी सीधी आगे, बट वो डाइवर्ट होकर के इधर चली जाएगी, सीधी किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो लाइट आई थी ना इस प्रिज्म के ऊपर सबसे पहले स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये वाली लाइट जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिज्म के अंदर गई है, इस लाइट को बोलते हैं अपन रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है ना, जो रिफ्रैक्शन के अंदर रूल था वो का वही है, रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया इस रे का नाम, समझ आया। तो आने वाली लाइन, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्शन होने के बाद में जो लाइन हो गई कौन सी हो गई है, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो लाइन है ये जानी किधर चाहिए थी, ये जानी चाहिए थी सीधी, ये सीधी आगे जानी चाहिए थी, बट अब वापस से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही तो वापस इसका रिफ्लेक्शन होगा। अब ये रिफ्लेक्शन होने के बाद में फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और फिर से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो नॉर्मल है उससे दूर हटेगी, अब डेंसर से रेयर जा रही है, और नॉर्मल कहाँ था इसका, ये इसका नॉर्मल था, तो नॉर्मल से ये दूर हटेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या। अब नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, याद रहेगा। क्या खुल गया भाई, क्या मच्छर ने खोल दिया? अरे यार, हाँ। तो इसको बोलते हैं अपन एंगल आई जो है ना आपका, उसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाली हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल के साथ में जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप बोलोगे सर इसमें एक और बार जब रिफ्लेक्शन हुआ है तो उस रे को क्या बोलेंगे, या उसको भी रिफ्लेक्टेड रे या उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे? नहीं, उसको नहीं बोलेंगे अपन। उसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं उसको? इमरजेंट रे। तो ये वाली जो रे है ना आपकी, वो है आपकी इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, ठीक है। और ऐसे ये जो एंगल बना है ना आपका नॉर्मल के साथ में इसका इमरजेंट रे का, इस एंगल को बोलते हैं अपन एंगल ई। एंगल ई क्या होता है? एंगल ऑफ इमरजेंट। एंगल ऑफ इमरजेंट। बात समझ आ गई? ठीक है। इंसिडेंस एंगल, ये एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल और इमरजेंट एंगल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमरजेंट रे। अब एक और चीज, देखो स्टार्टिंग के अंदर जो अपनी लाइन है वो जाने कहाँ चाहिए थी? जो लाइन लाइट रहे आपकी वो जा रही थी सीधी, है ना, ये जा रही थी इधर, बट एक्चुअल में लाइट चली गई किधर? इधर। तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ठीक है, तो मतलब एक्चुअल में लाइन जानी थी इधर, बट अब यहाँ आ रही है ना। तो ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है अपना, इस एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल डी इज इक्वल टू होता है आपके एंगल ऑफ डिविएशन। अभी बीच में कोई आ गया था तो मेरे को बीच में थोड़ा पोज लेना पड़ा, पोज इसलिए आया था। ठीक है, तो चले, समझ में आया क्या हो गया आपके? इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और इमरजेंट एंगल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमरजेंट रे। बात समझ में आ गई? इन सबको समझ में आ गया। एक और होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये जो प्रिज्म होता है जिसमें ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में जो सारे जो एंगल होते हैं सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है सारे सारे ही, ये क्या है आपके? इक्वल एंगल है। ये इसको बोलते हैं अपन एंगल ए। एंगल ए क्या होता है? प्रिज्म एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन प्रिज्म के अंदर हुआ कैसे, है ना। तो लाइट रे यूं गई, फिर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, फिर दो बार दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ। दो बार से रिफ्लेक्शन होता है। एक बार रेयर से डेंसर में गई थी तो नॉर्मल की तरफ चली गई, और दूसरी बार डेंसर से रेयर में गई तो नॉर्मल से दूर की तरफ चली गई। तो इस तरीके से आपका रिफ्लेक्शन होता है। लाइट जानी चाहिए यूं, चली गई यूं, एंगल ऑफ डिविएशन आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, यही सब आपके इस डायग्राम में बनाओ, जो कि बुक से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है ये। ठीक है, ये आपके इंसिडेंट डी में लिखा हुआ है, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल सा जो एंगल बना रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस का हो गया, ये रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, और उसके बाद में फिर आपके एंगल ऑफ डिविएशन हो गया ये वाला, और ये आपका इमरजेंट एंगल हो गया। ठीक है, और ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। ठीक है, तो 60 डिग्री होता है क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो उसके अंदर सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल 60 डिग्री होता है, तो वही इसके अंदर होता है। बात समझ आ गई? प्रिज्म से रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। रिफ्लेक्शन देखो वैसे तो अपन इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट प्रिज्म के साथ रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा था। अपन केवल सिंपल ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन पढ़ा था, है ना। यहाँ अपने प्रिज्म से बात कर ली जिसमें दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब अपन सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा अपन ने, रिफ्लेक्शन अपने से पहले वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं। एक और जो लाइट की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है तो बोलते हैं अपन डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या चीज है देखो? Due to the angle of the prism and due to different wavelength of different components of white light, the emergent ray gets segregated into different colors. Finally, a colorful band of 7 colors is obtained. तो क्या होता है? देखो, व्हाइट लाइट जो होती है उसमें सारे कलर होते हैं ना, ये आपको पता है। ये व्हाइट लाइट जो है टोटल कितने कलर है पूरे इस आपके यूनिवर्स में? 7 कलर ही है। उन सारे कलर को जोड़ दो आप, सबको ऐसा मिक्स कर दो उनको, तो व्हाइट कलर बनता है ना। व्हाइट कलर कलर नहीं, वो सारे कलर का मिक्सचर है। अब क्या है कि जब इसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद में जो वो अपने लाइट डाइवर्ट होगी, लाइट या फिर वो लाइट रे है वो क्या होगी? रिफ्लेक्शन की वजह से उसका रास्ता बदल जाएगा, डिविएशन निकल बताया था मैंने आपको। अब क्या होगा कि इन सब कलर की वेवलेंथ होती है अलग अलग। तो इस वजह से क्या होता है कि कोई कलर कम रिफ्लेक्ट करता है, कोई कलर कम करता है, कोई ज्यादा करता है। जैसे कि मान लो कि ये आपका प्रिज्म है ना,
ये क्या है आपका प्रिज्म है। इस प्रिज्म के अंदर कोई व्हाइट लाइट आई आपको, ठीक है, ये व्हाइट लाइट आई, अंदर गई, अभी बाहर निकलेगी ना, तो बाहर निकलने के बाद में इसमें जो अलग अलग कलर होंगे ना, वो अलग अलग वेवलेंथ की वजह से उनका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना, वो अलग होगा। मैं उस सीक्वेंस में नहीं बना रहा हूँ जो उस कलर की कमी है कि जिस सीक्वेंस में ही कलर आएंगे, बट आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि जो कलर्स है उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, उस वजह से क्या होगा कि उनके अंदर जो उनका जो एंगल है वो अलग अलग होगा, तो 7 अलग अलग कलर बढ़ जाएंगे। इस इफेक्ट को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है क्योंकि इससे बड़ी प्यारी प्यारी चीजें होती है। और क्या चीज होगी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये समझ आ गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट की व्हाइट लाइट प्रिज्म जाने की, प्रिज्म जाने के बाद में उनकी अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से और प्रिज्म के एंगल की वजह से वो 7 अलग अलग कलर्स में जो है डिस्पर्स हो जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं अपन डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इससे क्या होती है, इससे बड़ी प्यारी चीज होती है वो है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। दिख रहा था सुंदर सुंदर से प्यारा प्यारा सा रेनबो। ये रेनबो आप सबने देखे होंगे है ना, बारिश के मौसम में स्पेशली दिखते हैं आपको। अब नोटिस किया, वो बारिश के मौसम में जब धूप दिखती है ना, एक तरफ बारिश हो रही है या उस टाइम में धूप भी आ जाए तब तो आपको ये दिखता है आपको रेनबो, है ना। क्यों दिखता है उसके बारे में बात करते हैं, रेनबो को बनता कैसे है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब बारिश होती है तो आपके पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदे होती है, जिसको अपन वाटर ड्रॉपलेट्स बोलते हैं ना, बहुत छोटी छोटी वाटर वेपर के फॉर्म में इस पानी की बूंदे होती है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि बारिश हुई है, अब बारिश हुई है तो आसमान में पानी की बूंदे हैं, अब सन भी साथ में उग रहा है, सन जो आपके आसमान में है, तो सन से लाइट रे आएगी। अब वो लाइट रे जब इससे टकराएगी, टकराने के बाद में ये जो छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, ये बिल्कुल प्रिज्म का काम करते हैं, जो प्रिज्म काम करता है। अब प्रिज्म के जैसे इसके अंदर डिस्पर्सन होता है, और डिस्पर्सन की वजह से अलग अलग कलर्स के अंदर क्या होता है कि वो लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाती है। और ऐसा बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे पार्टिकल्स उन सब में से होता है, तो अपने को बड़ा सा रेनबो दिखाई देता है। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है गोल होती है, इसलिए जो जितने भी रेनबो होते हैं वो हमेशा सर्कल में होते हैं, बड़े दिखते हैं। अब आपको जब पूरा दिख नहीं रहा होता है इसलिए आपको आधा दिखता है, बट एक्चुअल में जो रेनबो होता है वो सब कौन सा होता है, सर्कल में होता है हमेशा रेनबो। ये भी एक सर्कल ही बना रहा है, ये बड़ा सा सर्कल होगा इसलिए आपको आधा दिख रहा है। तो वो अपने को हमेशा सर्कुलर शेप में दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो सर्कुलर शेप की होती है। बात समझ आ गई। तो रेनड्रॉप वर्क्स लाइक ए प्रिज्म, जो रेनड्रॉप होती है वो प्रिज्म जैसे काम करती है। व्हेन व्हाइट लाइट एंटर अ रेनड्रॉप इट एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है टोटल इंटरनल, जो अंदर ही आपस रिफ्लेक्शन होता है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो होता है उसके अंदर ना, द इमर्जेंट लाइट एक्सपीरियंस डिस्पर्सन ऑफ लाइट एज अ रिजल्ट रेनबो इज फॉर्म्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ आइस। तो आपके अगेंस्ट में जिस तरह पानी है उसके अगेंस्ट, मतलब जिधर सनलाइट है उसके अपोजिट में आपको क्या दिखाई देगा, आपको एक बढ़िया प्यारा सा सुंदर सा 7 कलर वाला रेनबो दिखाई देगा। समझ आया ना। किस वजह से होता है, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है। चले आगे। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना पढ़ते, देखो अपन कितने फिनोमिना, एक तो अपने पढ़ा था स्टार्टिंग में रिफ्लेक्शन उस फर्स्ट चैप्टर में, फिर अपना पढ़ा रिफ्रैक्शन, फिर अभी पढ़ा अपने डिस्पर्सन, एक कुछ पढ़ रहे हैं अपन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अभी ये क्या चीज है मैं बताता हूँ आपको। देखो जस्ट इमेजिन कि ये है आपकी अर्थ, क्या है ये आपकी अर्थ। अब अर्थ के ऊपर क्या है कि एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर की लेयर है, बहुत सारी हवा है। अब क्या होता है कि ये हवा जो है ना, इस हवा का जो डेंसिटी होती है वो कहीं कम होती है कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है कहीं ज्यादा होती है ना, कहीं पे हवा कम है कहीं ज्यादा है। तो इस टाइप से इनकी क्या है, अलग अलग डेंसिटी है पूरे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है ना। अब क्या होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा कि जो किसी एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में कोई लाइट जाती है तो रिफ्लेक्ट होती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे तो डेंसिटी अलग अलग है ना, यहाँ हवा ज्यादा है, हवा डेंसिटी कम है, यहाँ हवा कम है तो डेंसिटी उसकी ज्यादा है, मतलब डेंसिटी कम है और हवा ज्यादा है तो वहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। अब क्या होगा, जब व्हाइट लाइट या फिर नॉर्मल लाइट कोई भी आएगी, तो वो जब ऊपर से मान लो कि सन की लाइट आई, ठीक है, तो ऊपर से जो सन की लाइट आएगी ना, वो मान लो कि यहाँ से यहाँ आई, तो रिफ्लेक्शन की वजह से उसको जानी चाहिए थी इधर, चली गई इधर। फिर वापस से वो जानी चाहिए थी इधर पर चली गई इधर, फिर वापस जानी चाहिए थी इधर पर चली गई वो इधर, फिर वापस जानी चाहिए थी इधर और वो चली गई इधर। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से बार 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 उसका रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बदल रही है। समझ रहे हो बात को। तो उस डेंसिटी को बदलने की वजह से इसमें रिफ्लेक्शन होता है, इसको अपन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जो कि आपकी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अलग अलग है, इस वजह से हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो यही अपने क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो दिख रहा है लाइट आई आपके स्टार की जैसी है, सन की जो भी हो, अपन स्टार की बारे में बात करेंगे अभी। तो आती है एटमॉस्फेयर के अंदर अलग लेयर्स होती है, एटमॉस्फेयर की अलग डेंसिटी वाली, तो उसे टकरा करके वहां पर रिफ्लेक्शन होता है। तो इसको अपन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इससे बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फिनोमेना उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो एटमॉस्फेयर इज ए कंपोज्ड ऑफ लेयर ऑफ वेरियस ऑप्टिकल डेंसिटीज, बिकॉज ऑफ दिस लाइट रेस पासिंग थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर गेट डेविएट ना, अलग अलग डेंसिटी होती है डिवाइड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। मेनी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कैन बी ऑब्जर्व। कौन कौन से होते हैं इंटरेस्टिंग फिनोमेना, उनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। पहला फिनोमेना आ गया भाई, आ गया
पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, तारे चमकते हैं ना, एक बार तारा गायब हो गया, फिर आ गया, फिर चला गया, फिर चला गया। क्या वहां पे बटन स्विच लग रखा है क्या कि बार बटन, लाइट चालू हो गई बंद हो गई, लाइट चालू हो गई बंद हो गई? ऐसा नहीं होता। क्या होता है उसके पीछे रीजन समझते हैं मैं इसका ना। तो देखो, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, देखो जस्ट इमेजिन कि ये है आपकी अर्थ। क्या है ये? अर्थ। इस अर्थ के ऊपर एक भैया बैठा है, ये रहा भैया, और ये भैया ऊपर से एक स्टार को देख रहा है। स्टार कहाँ है भाई? ये रहा स्टार। वाह, सुंदर है। चलिए, अब क्या है कि यहाँ पर है ना बहुत सारी एटमोस्फेयर की क्या है, लेयर्स है ना। एटमोस्फेयर की क्या है ऐसी लेयर्स, ठीक है, अलग अलग सी लेयर्स है। अब क्या होगा कि जब ये लाइट आएगी इसके पास में, तो इसी सन से स्टार से लाइट निकली रात को, ठीक है, लाइट निकली। अब ये लाइट आई तो यहाँ से जानी चाहिए थी सीधी पर, क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा ऐसा। फिर वापस जानी चाहिए सीधी पर, इसका रिफ्लेक्शन होगा। फिर वापस इससे रिफ्लेक्शन होगा। फिर वापस इसका रिफ्लेक्शन होगा। फिर वापस से इसका ये यहाँ से होकर के मान लो इधर जानी चाहिए थी, बट ये वापस इफेक्ट होकर के इधर आए। अब इस भाई साहब की आंखों में लाइट आई इस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो इन भाई साहब को क्या लगेगा कि जो स्टार है ना मेरा, वो क्या है? मेरे सामने है। मतलब स्टार कहाँ है उनका? यहाँ पर। बट एक्चुअल स्टार कहाँ था? वहां था। तो एक्चुअल स्टार की जिस पोजीशन थी, उस पोजीशन की जगह उनको दूसरी जगह स्टार दिख रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, और लाइट जिस डायरेक्शन आ रही है उसको वो नहीं दिख रही, उसको कहीं और से दिख रही है। अब क्या होता है, ये एटमोस्फेयर है तो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, डेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है, तो बार बार इसका रिफ्लेक्शन हटता है, चेंज होता है। मतलब कि बार बार जो रिफ्लेक्शन होता है उसके एंगल चेंज हो रहते हैं। एंगल चेंज होने से कभी उसको स्टार यहाँ दिखता है, कभी स्टार यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, तो उससे हमेशा एक ही जगह पर उसको अलग जगह दिखता है। इस वजह से हमें लगता है कि तारे जो है वो टिमटिमा रहे हैं, बट तारे टिमटिमाते नहीं है। तारे जो होते हैं क्या होते हैं भाई? तारे वहीं के वहीं है। अपने को ऐसा लगता है कि जो स्टार्स है वो क्या कहते हैं उसको, ब्लिंक कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, बट एक्चुअल में एटमोस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा दिखता है। बस समझ आ गई क्या? तो ये फोटो बनी हुई है वैसा भी देखो, तो जहां था वहां से इनको अलग दिख रहा है स्टार। तो मैं क्या, किसकी वजह से होता है? एटमोस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से। आगे चले, चलिए। ऐसे ऐसे एक को इंटरेस्टिंग फिल्म होता है एडवांस सनराइज एंड सनसेट, ये भी इस वजह से होता है। ये क्यों होता है? देखो मेरी बात सुनो, ये दिख रहा होगा नीचे, आई होप दिख रहा होगा, हाँ दिख ही रहा होगा। देखो या बड़ा करूँ, उसको बड़ा कर देता हूँ उसको। ठीक है, देखो ये अर्थ है। अब शाम के टाइम पे क्या हुआ कि जैसे कि मान लो कि जो सन है वो, सन है कहाँ पर आपका? यहाँ पर है। कहाँ है? यहाँ पर है। सन कहाँ है आपका? तेरा सन। बट यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, जो आदमी खड़ा है देखने वाला, वहां से सनलाइट इसके ऊपर आई, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे एटमोस्फेयर है, तो एटमोस्फेयर की वजह से वो रिफ्लेक्ट होती 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 लाइट जो है बस आंखों में ऐसी पहुंची। तो इसको क्या लग रहा है कि सन जो है वो यहाँ है, तो सन एक्चुअल में वो सनसेट हो चुका है। बट सन एक्चुअल में सनसेट हो चुका है। मैं देख कर रहा था कि ये सन वहां गायब हो गया, मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा है स्मार्ट बोर्ड के अंदर, बट वो कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा था वैसे भी। तो आपको एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि जो सन है वो सेट हो चुका है, बट सनसेट मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सन यहीं पर है, बट एक्चुअल में सनसेट हो चुका है, वो अंदर जा चुका है। बट अपने को क्या लग रहा है कि सन अभी भी है। सेम ऐसे होता है सनराइज के टाइम पे भी। अपने को लगता है कि सनराइज हो चुका है, बट एक्चुअल में वो नीचे ही है, वो भी राइज हुआ भी नहीं है, बट अपने को एडवांस में दिखाई देता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं एडवांस सनसेट एंड एडवांस, या एंड क्या बोलते हैं, एडवांस सनसेट एंड डिलेड सनसेट एंड एडवांस सनराइज, है ना। सनराइज आपको एडवांस दिखता है, और सनसेट जो आपको डिले दिखता है, बाद में दिखता है सनसेट आपको, ठीक है। आप कह रहे होंगे कि सर नहीं नहीं, मुझे तो जब सनसेट होता है उस टाइम दिख जाता है, वो आपको लग रहा है कि उस टाइम सनसेट हुआ, लेकिन एक्चुअली सनसेट पहले हो चुका है, आपको बाद में दिख रहा है। आप बोलोगे सर सनराइज तो मैंने देखा था, बिल्कुल टाइम पे हुआ था। अब भैया टाइम पे नहीं होता सनराइज, वो मतलब बाद में होता है, आपको पहले दिखने लग जाता है वो, है ना। आपको लग रहा है कि एडवांस सनसेट हो, सनराइज जो हो चुका है, लेकिन वो सनसेट हुआ नहीं है, वो बाद में होगा, ठीक है। बट आपको दिख रहा था, आप मान रहे हो उसको, समझ में आ गया? ये किस वजह से होता है? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अगला इंटरेस्टिंग फिनोमेना अपन पढ़ रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या पढ़ लिया अपने? रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ा, फिर एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन पढ़ा, एक डिस्पर्सन पढ़ा था जिसकी वजह से रेनबो बन रहे थे। अब बात करें अपन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या होता है स्कैटरिंग, है ना। When light hits the particle scatter in different direction, refraction happen because of non-uniformity of particle. Scattering लिखना है यहाँ पे ना, स्केट गलत हो गया ये, scattering है ना। Scattering happens because of non-uniformity of particles of medium. Many interesting phenomena can be observed. अब इससे बड़ी मस्त चीज होती है। तो क्या होता है
कि जैसे कि पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल है ना, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल, जैसे आप धूल के कणी मान लो। अब क्या होता है, जब लाइट उनसे टकराती है ना, तो क्या होता है, उनका अनइवन सरफेस होता है ना। जैसे कि मान लो कि कोई पार्टिकल ऐसा नहीं हो सकता, उसका जो सरफेस होगा वो क्या होगा, अनइवन सा होगा, रफ सरफेस होगा। तो जब लाइट आती है ना, तो लाइट आती है तो उससे जब टकराती है लाइट ऐसे, तो इस खुरदरेपन से टकरा करके लाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, स्केटर हो जाती है, लाइट फैल जाती है। इस इफेक्ट को बोलते हैं अपन स्केटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्केटरिंग ऑफ लाइट। अब स्केटरिंग ऑफ लाइट जो है, इससे बड़ी प्यारी प्यारी चीजें होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या कौन सी प्यारी चीज होती है, पहली प्यारी चीज, आपके जो आसमान का कलर होता है ना, ये आपको ब्लू कलर क्यों दिखता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इन सब के क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे चैप्टर में। बड़ी प्यारी चीजें हैं, तो उनको समझते हैं अपन। देखो आसमान का जो कलर होता है ब्लू कलर का क्यों होता है, देखो क्या होता है। तो मैंने बताया सेवन कलर्स होते हैं अपने, टोटल जो होते हैं कितने कलर होते हैं अपने यूनिवर्स में, कौन से होते हैं वो विव और याद है ना आपको, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये टोटल सेवन कलर्स होते हैं आपके पूरे यूनिवर्स में। ये सात कलर से मिले हैं, उनको मिक्स मिक्स कर पुरा करके आपके रेनबो कलर भी कलर होते हैं ना। सबसे पहले वॉयलेट आता है, फिर इंडिगो आता है, फिर ब्लू आता है, फिर ग्रीन आता है, फिर येलो आता है, फिर ऑरेंज आता है, फिर रेड आता है। ठीक है, याद रखना है, याद रखने ट्रिक क्या है, विब योर, विब योर, सात कलर्स को से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो कलर है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो सबसे ऊपर वाले जो कलर है ना, ये सबसे ज्यादा स्कैटर होते हैं। क्या होते हैं ये, ज्यादा स्कैटर होते हैं, इनकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है। और नीचे वाले कलर्स की वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये क्या हो करते हैं कि ये कम स्कैटर, ज्यादा दूर तक ट्रेवल करते हैं ना, स्कैटर कम होते हैं। अब यह होता है कि जब ऊपर से सनलाइट आई, ठीक है, तो क्या होगा कि ये अलग अलग कलर्स है ना। अब जैसे कि रेड कलर है, तो रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, सबसे कम फैलता है, तो वो आगे तक आपके आंखों में आएगा। ऐसे ही आपके कौन सा कलर, ऑरेंज कलर भी आएगा, येलो भी आएगा, ग्रीन भी आएगा। बट ये जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर होते हैं ना, ये धीरे धीरे क्या होता है, वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, तो वॉयलेट के ऊपर ऊपर फैलने लगा, किसी पार्टिकल से टकरा करके यही फैलने लग गया ये। ठीक है, आप इंडिगो भी फैलने लग गया, ब्लू भी फैलने लग गया। तो ये कलर जो होते हैं ये आसमान में ऐसे फैल जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि अब ये कलर ऊपर ऊपर स्कैटर हो गए, वहीं फैल गए। तो अपने को इस वजह से जो अपना आसमान होता है, जो अपना स्काई होता है, वो ब्लू कलर का, ब्लूइश कलर देता है। वो एक्चुअली ब्लू नहीं होता, वो इस बार वो वॉयलेट इंडिगो ब्लू का मिक्सर ही है वो। तो वॉयलेट इंडिगो ब्लू का मिक्सर अपने को दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, समझ में आ गया ना, क्योंकि वो कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होते हैं, स्कैटर हो चुके हैं, तो वो अपने पास आते ही नहीं है कलर, तो ऊपर ही ऊपर फैल गए पार्टिकल आसमान में। इस वजह से अपने को दिखता है वो, समझ में आ गया बात। पानी ब्लू दिखता है, जो वो वाटर जो है वो आपके जो समुद्र या नदियों का पानी ब्लू दिखता है, क्योंकि वो शेडो की वजह से उसको दिख रहा होता है। नॉर्मल पानी तो आपको कलरलेस होता है, बताइए आपको। ठीक है, if the earth had no atmosphere there would not have been scattering, then the sky would have looked dark। अब ये अब अपने अपने एटमॉस्फेयर है, इसलिए एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स है, इसलिए पार्टिकल से टकरा करके ये कलर स्कैटर हो रहे हैं। बट अगर मान लो अपने एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, जस्ट, तो आपको ऐसा ब्लू कलर का आसमान नहीं, जैसे कि जिन जिन प्लेनेट्स के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है ना, वहां ऐसा नहीं दिखता स्काई, वहां इसका दिखता ब्लैक, एकदम काला। ठीक है, बिल्कुल एकदम, जैसे आपने कहना स्पेस वाली जो मूवी देखी वहां देखा होगा आपने, ब्लैक बिल्कुल वैसा दिखता है उसके, क्योंकि वहां स्कैटरिंग नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। ठीक है, अगर सन आ गया तो वो रोशनी हो जाएगी, नहीं आया तो अंधेरा बिल्कुल। अपने ऐसा नहीं होता, अपने यहाँ क्या होता है, ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है, समझ में आ गया ना। चलिए, इसकी वजह से होता है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज है सन्स कलर ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम। अब देखो बात सुनो, सन देखा होगा आपने, सुबह का टाइम आपको दिखता है एकदम ऑरेंज ऑरेंज रेडिश कलर दिखता है, शाम के टाइम कैसे दिखता है, और दिन के टाइम में व्हाइट दिखता है ना। तीन चीजें हो गई। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है इस बारे में बात करते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल वाला देखिए क्वेश्चन, एक ट्रैफिक सिग्नल वाली स्लाइड चलेगी मेरी, एक स्लाइड शायद शायद से डिलीट हो गई, मैं बता देता हूँ। जो ट्रैफिक सिग्नल का जो कलर होता है ना, ये शायद इसमें क्वेश्चन है, नहीं है, वो शायद स्लाइड डिलीट हो गई मुझसे शायद गलती से। मैं बता देता हूँ आपको, है ना। तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स का कलर होता है, वो ट्रैफिक सिग्नल्स का कलर रेड कलर क्यों रखते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है ना। उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो उस वजह से क्या होता है कि वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है। तो कोई दूर से भी कार आ रही है, कोई बस आ रही है, कोई ट्रेन आ रही है, तो उसको दूर से पता चल जाता है कि रेड लाइट है। अगर किसी और मान लो ब्लू कलर का हुआ है और आपने रख दिया व्हाइट कलर रख दिया, तो क्या होगा, वो कलर रास्ते में स्कैटर हो जाएगा, तो उस तक आदमी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, रास्ते में फैल गया वो तो। लेकिन जैसे मान लो कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, अब इस ट्रैफिक सिग्नल के अंदर आपके कौन सा कलर है, एक तो ग्रीन कलर है, और एक अपन मान ले हैं कि रेड कलर है, और एक मान लो कि आपके येलो कलर। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा ग्रीन कलर स्कैटर होता है, तो ये ग्रीन कलर तो रास्ते के अंदर यहीं पे जाकर क्या हो जाएगा, ये स्कैटर हो जाएगा। ये आगे आगे गया, आगे आगे चल जाता है, ये स्कैटर हो गया, ये फैल गया, यहीं फैल गया, ये यहीं पे से फैलने लग गया ये कलर। ठीक है, येलो कलर थोड़ा ज्यादा दूर चला जाएगा,
जेल कलर थोड़ा आगे चला गया और आगे तक लाया, फिर यहाँ जाके स्कैटर हो गया है, ठीक है, वो आगे तक जा गया फिर स्कैटर हो गया। पर रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है तो सबसे ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है। तो इस वजह से कोई कार अगर यहाँ से निकल रही है तो उसको रेड कलर दूर से दिख जाएगा, समझ में आ गया ना? तो एक तो ये रखते हैं। दूसरी चीज अपना क्वेश्चन चल रहा था कि जो सन है वो सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे ऑरेंज रेड कलर क्यों दिखता है, क्यों दिखता है? देखो सेम का ये प्रिंसिपल, सेम फिनोमिना स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही, कि क्या होता है कि जो अर्थ है ना आपकी, अर्थ के अंदर जो दिन का टाइम होता है ना, दिन के टाइम में सन सबसे कम डिस्टेंस पे होता है और शाम के टाइम पे सुबह के टाइम पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है ना। तो दिन में जब डिस्टेंस कम होती है ना, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है आपका ये कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला। वाई सन अपीयर्स व्हाइटिश इन कलर व्हेन परपेंडिकुलरली अबव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ विजन, जब बिल्कुल सामने होता है तो व्हाइट होता है। सबसे कम डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होता है, जो कलर्स होते हैं सारे सारे साथ मिक्स हैं, उनको स्कैटर करने का टाइम ही नहीं मिलता। वो सीधे आपके पास आ जाते हैं, तो मजा सात कलर का मिक्स व्हाइट होता है, अपना कलर क्या दिखता है, अपने को सन क्या दिखता है, व्हाइट कलर दिखता है। बट शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे क्या होता है, सन के बीच की अपनी डिस्टेंस होती है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो ब्लू कलर है, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, ये तो हो जाते हैं स्कैटर, ये अपने पास पहुंच ही नहीं पाते। बट रेड कलर, ऑरेंज कलर, इस टाइप के जो कलर होते हैं ना, ये अपने पास में पहुंचते हैं। तो अपने को जो सन होता है वो कौन सा दिखता है, रेड ऑरेंज का। समझ में आया नहीं आया? कितनी प्यारी चीज और कितनी प्यारी पर है ये यूनिवर्स के, जो इतना कलरफुल जो यूनिवर्स है आपका, कलरफुल वर्ल्ड इस चैप्टर का नाम भी है। तो वो उसमें कितनी प्यारी साइंस है, अगर इसको आप समझोगे तो आपको बड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा कि। और वैसे ये क्यूरियोसिटी बहुत सारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो थर्ड फोर्थ के बच्चे होते हैं, उनके मन में होती है इसी क्यूरियोसिटी। थर्ड फोर्थ से भी छोटे जो स्कूल में जाते हैं उनके ना, बड़े होने के बाद मैं सोचता भी नहीं इतना कि यार ये ब्लू हो तो मेरे क्या काम है, ब्लू हो तो है, वो रेड कलर का है तो क्यों है, मेरे क्या काम है, छोड़ो ना। बट कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इन सबके पीछे साइंस, इन सबके पीछे क्या है, साइंस, और इन सबके पीछे कोई ना कोई रीजन है। किसी ने सोचा होगा कि इसके पीछे क्या रीजन है, इसलिए उसने ढूंढने की कोशिश की, उसने फाइंड ढूंढा और आपको बताया, पता चला। तो इस टाइप की क्यूरियोसिटी ये साइंस को आगे बढ़ाती है ना? तो अपने तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। बाकी आई होप आपको चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। इस चैप्टर को पढ़ाने में यार, मतलब मैं सुबह से इसको कम से कम 3-4 बार शूट कर चुका हूँ। बार बार मैं शूट करने की कोशिश करता हूँ, फिर लाइट चली जाती है, फिर शूट करने की कोशिश करता हूँ, फिर लाइट चली जाती है। बट फाइनल चलो अब ये शूट हो चुका है, होप। तो इसको फिर मुझे एडिट करने में वापस वो सब मर्ज करने में टाइम लगेगा, बट मैं करूंगा उसको मर्ज। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना? तो देखते हैं फिजिक्स क्लास, फिजिक्स का जो भी अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।